Hello students, today we learn Human Development Chapter 3। एक स्टोरी के साथ हम स्टार्ट करते हैं। स्टोरी है रेखा की जो बॉर्न होती है एक स्मॉल फार्मर की फैमिली के अंदर। उत्तराखंड की ये लड़की है जिसने कभी स्कूल नहीं गई। माँ बाप के घर में अपने मदर का हाउस होल्ड जो वर्क्स होते हैं, जो घर के जो काम होते हैं, उनमें वो हेल्प करती है। उसका ब्रदर स्कूल जाता है, वो स्कूल नहीं जा पाती, इसलिए वो अच्छी एजुकेशन भी नहीं ले पाती। वो जब उसकी मैरिज होती है, मैरिज होने के बाद वो डिपेंडेंट होती है अपने इन लॉज के ऊपर, और उसके जस्ट मैरिज के कुछ समय बाद ही वो विडो भी हो जाती है। तो पढ़ी लिखी नहीं होने की वजह से वो इकोनॉमिकली क्या होती है, इंडिपेंडेंट नहीं हो पाती और दूसरे लोगों द्वारा नेगलेक्ट किया जाता है। अब उसका ब्रदर जो है वो उसका हेल्प करता है और उसको माइग्रेट करके दिल्ली में ले आता है। जब दिल्ली में पहली बार वो एंटर करती है, फर्स्ट टाइम वो ऐसी बड़ी सिटी देखती है दिल्ली के अंदर, और उस जो फर्स्ट टाइम वो बस से जाती है, ट्रेन से जाती है, और वो जब दिल्ली के अंदर घुसती है तो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स देखती हैं। उसके बाद उसको खूब चौड़ी चौड़ी सड़कें देखती हैं, बड़ी बिल्डिंग्स देखती हैं। तो इन सब चीज़ों को देखकर वो बड़ी अट्रैक्ट होती है और उनको आश्चर्य देते भी इतनी लोगों ने कैसे बना दिया ये एमिनिटीज़, ये फैसिलिटीज़, ये बिल्डिंग्स, ये रूट्स, ये कैसे बनी हैं, उनको देख के होती है। लेकिन बीच में ही उसको एक दिखता है, एक पैराडॉक्स वहाँ पे उसको नज़र आता है। वो क्या है? दैट इज़ विरोधाभास। पैराडॉक्स में उसको विरोधाभास उसको नज़र आता है कि उसके साथ में बीच बीच में स्लम्स आ रही हैं, झुग्गी झोंपड़ियाँ आ रही हैं, ट्रैफिक जाम उसको मिलता है, कंजेंशन मिलता है, क्राइम होते हुए उसको नज़र आते हैं, चोरी चकारी होते हुए नज़र आते हैं, गरीब लोग भीख मांगते हुए लोग उसको नज़र आते हैं, और ट्रैफिक लाइट्स के ऊपर जो बच्चे भीख मांग रहे हैं और फुटपाथ पे लोग सो रहे हैं, ऐसी चीज़ें भी उसको नज़र आती है। पानी पीने के लिए नहीं है, पोल्यूशन उसको नज़र आता है, धुआं उसको नज़र आता है वहाँ पे एनवायरनमेंट के अंदर। तो ये सब चीज़ें देख के उसके मन में कुछ क्वेश्चन उठने स्टार्ट होते हैं कि वेदर डेवलपमेंट एंड अंडर डेवलपमेंट कोएग्जिस्ट, कि क्या डेवलपमेंट और अंडर डेवलपमेंट एक साथ हो सकता है, या क्या डेवलपमेंट जो है वो पॉपुलेशन के कुछ पार्ट के अंदर ही रहता है, या कुछ सेगमेंट को ही उन्होंने डेवलपमेंट करने की बात की है। फिर एक और क्वेश्चन उसके मन के अंदर आता है कि डज डेवलपमेंट क्रिएट हैव्स एंड हैव नोट्स, कि क्या जो डेवलपमेंट है वो एक साथ किसी को डेवलपमेंट कर सकता है, ये संपन्नता दे सकता है, और एक बार साथ में किसी को गरीब भी बना सकता है? क्या ऐसा संभव है? तो ये जो पैराडॉक्स है, ये जो विरोधाभास है, ये उसकी समझ में नहीं आता। तो इसके साथ साथ वो आगे देखते हुए चल रही है। कुछ लोगों हमने जैसा हमने देखा, वो उसके मन में विचार चलते रहते हैं इसके अंदर। तो कुछ एरिया ऐसे होते हैं जहाँ पे गरीबी, या वहाँ पे उसको दिखते हैं पॉवर्टी मिलता है, या जिसको हम कहते हैं लोग ढंग से डेवलप्ड हुए नहीं नज़र आते हैं, उसको ये सब दिखे जाते हैं। तो वो ये सोचना शुरू करती है कि क्या ये जो डेवलपमेंट है वो क्लास बेस्ड है, या किसी एक जगह डेवलपमेंट होगा और दूसरी जगह नहीं होगा, ऐसा कुछ इसके ऊपर है। अपार्टली इट इज़ बिलीव दैट द डेवलपमेंट इज़ अ फ्रीडम। मोस्टली ये बिलीव किया जाता है कि डेवलपमेंट जो है वो फ्रीडम लेके आता है। अब इस फ्रीडम का क्या मतलब है? ये मॉडर्नाइजेशन के साथ एसोसिएट है, हमारे लेजर के साथ एसोसिएट है, कंफर्ट एंड एफिलेंस एंड ये सब चीज़ें जो कंप्यूटराइजेशन होगा, आजकल इंडस्ट्रियलाइजेशन है, एफिशिएंट ट्रांसपोर्ट है, कम्युनिकेशन नेटवर्क जो मिल रहा है, एजुकेशन जो सिस्टम हमारा आजकल जो मॉडर्न सिस्टम बन चुका है, जो मॉडर्न फैसिलिटी है, मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं, सेफ्टी है, सिक्योरिटी है, ये सब जो है सिंबल बन चुके हैं डेवलपमेंट होने के, कि हाई सोसाइटी सिंबल, सिक्योरिटी, कॉलोनी, बढ़िया, ये सब चीज़ें डेवलपमेंट की हमारी चीज़ें बन चुकी हैं। इंडिविजुअल कम्युनिटी और गवर्नमेंट जो है वो अपने मेजरमेंट बना दिए उन्होंने परफॉर्मेंस करने की, कि किस चीज़ को डेवलपमेंट मानेंगे, उसको उसके लिए गवर्नमेंट ने अपने एरिया डिसाइड किए हुए हैं। तो इस तरीके से ये डेवलपमेंट को साथ में चलाने की कोशिश की है, वो समझने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से डेवलपमेंट चलता है। अब अगर हम बात करते हैं कि ये डेवलपमेंट का एक वन साइडेड व्यू है जो वेस्टर्न कल्चर के थ्रू हमारे यहाँ पे आया, या यूरोसेंट्रिक इसको हम कह सकते हैं, कि उनका व्यू है कि इसको डेवलपमेंट कहा जाए जहाँ इंडस्ट्री लग जाए, जहाँ सेफ्टी मिल जाए, जहाँ सिक्योरिटी मिले, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन, कंप्यूटराइजेशन, ये सारी चीज़ें हो जाएँ। तो ये यूरोपियन व्यू है, वेस्टर्न व्यू है, जो हमारे पर थोपा गया है, या जो पूरे वर्ल्ड में माना जा रहा है।
लेकिन कुछ जैसे पोस्ट कॉलोनियल कंट्री लाइक इंडिया की जब हम बात करें, जब ब्रिटिशर्स यहाँ से चले गए, कॉलोनाइजेशन यहाँ पे ख़त्म हो गया, तो उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो हम जैसे हमारे यहाँ पे पार्टीशन हुआ था इंडिया पाकिस्तान का, और उस समय बहुत से लोग मारे गए, तो सोशल डिस्क्रिमिनेशन हमारे यहाँ पे था, रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन हमारे यहाँ पे था, एथनिक डिस्क्रिमिनेशन हमारे यहाँ पे है, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन हमारे यहाँ पे है। तो इन सब चीज़ों को फेस हमको करना पड़ा था। तो इस तरह की जो कंट्री है, जो पोस्ट कॉलोनियल कंट्री थी इंडिया लाइक की, इंडिया जैसी इस तरह की जो कंट्री है, उसमें डेवलपमेंट करने के लिए बहुत से अलग अलग गोल आपको लेने पड़ेंगे। और उसके सिर्फ डेवलपमेंट के सिर्फ जो यूरोपियन जो व्यू है सिर्फ उसके ऊपर हम नहीं चल सकते, हमें अपने और व्यूज़ उसके साथ में मिक्स करने पड़ेंगे। तो जितनी मॉडर्न फैसिलिटीज़ हैं, जितनी भी टाइप के डेवलपमेंट की बात करते हैं, मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ के अंदर ही हम देखते हैं मोस्टली डेवलपमेंट हुआ है। तो क्या ये एक सारे लोगों को मिल रहा है, पूरे इंडिया के अंदर मिल रहा है? जब हम ये देखते हैं तो वो हमें लगता है कि नहीं, ये पूरे इंडिया में नहीं मिलता। एक बहुत छोटे से सेगमेंट के पास डेवलपमेंट फैसिलिटीज़ मिली हुई है। There are the large rural area and the slums in the urban area that do not have basic amenities. अब ऐसे एरिया हैं, सिटीज़ की बात करें तो स्लम्स हैं, और रिमोट एरिया की बात करते हैं या कंट्री साइड की बात करते हैं तो वहाँ पे हमारे पास गांव के अंदर क्या होगा, पानी पीने, साफ़ पीने का पानी नहीं मिल रहा, अच्छी एजुकेशन गांव के अंदर नहीं पहुंच रही, अच्छे स्कूल्स, गवर्नमेंट स्कूल्स हमारे इतने अच्छे नहीं है, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स हमारे पास इतना नहीं है, और ये सब चीज़ें हमारे को सामने देखने को मिल रही है। तो मेजॉरिटी पॉपुलेशन कहाँ रहती है? गाँव में रहती है या स्लम्स में रह रही है, भीड़ में रह रही है, तो वहाँ पर ये चीज़ें देखने को नहीं मिल रही। तो ऐसी सिचुएशन जो है ये ज़्यादा हमें डिस्टर्ब करती है। और हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन है डेवलपमेंट का, इसके लिए भी हमें ये सोचना पड़ेगा कि क्या ये डिस्ट्रीब्यूशन सही है, डेवलपमेंट जो अपॉर्चुनिटी है वो क्या सभी लोगों तक, सभी सेक्शन तक, सभी सोसाइटी के जितने भी सेक्शंस हैं, जितने भी क्लासेस हैं, उन क्लासेस तक पहुंच रही है या नहीं पहुंच रही है। और जब हम इसको देखते हैं तो पता लगता है कि जितने भी मेजॉरिटी ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइबल पीपल या लैंडलेस एग्रीकल्चर लेबर जो हैं, पुअर फार्मर्स जो हैं, या स्लम में रहने वाले जो मज़दूर लोग हैं वो, और फीमेल, चाहे वो किसी भी सेक्शन की हो, फीमेल के साथ में क्या है, उनको ज़्यादा सफ़र करना पड़ रहा है, उन तक डेवलपमेंट नहीं पहुंच रहा हमारा। ठीक है, तो जो मेजॉरिटी जो लोगों की है, तो मार्जिनलाइज्ड सेक्शन जो है हमारा, वो अभी भी डेवलपमेंट से अछूता है, उसके पास डेवलपमेंट अभी तक नहीं पहुंचा। अब उसके साथ साथ अगर हम देखते हैं तो कुछ और इंटर रिलेटेड एस्पेक्ट भी हमें डेवलपमेंट के नज़र आते हैं। क्या एस्पेक्ट है कि अगर ह्यूमन का डेवलपमेंट नहीं होता, उसका डिटेरियोरेशन होता है, उसके ह्यूमन कंडीशन सही नहीं बनती, वो उसमें कमी आती है, तो ये डायरेक्टली रिलेटेड है पोल्यूशन से, या एनवायरनमेंट पोल्यूशन की हम बात करते हैं। तो ये क्या करेगा, इकोलॉजी क्राइसिस को डेवलप करेगा, एयर पोल्यूशन को डेवलप करेगा, सॉइल वाटर डिग्रेडेट करेगा, नॉइज़ पोल्यूशन को डेवलप करेगा, और ये सारी कुछ चीज़ें मिलके हमारे लिए एक तरह से थ्रेटन हैं, या खतरे की बात हम कह सकते हैं कि ये खतरा पैदा करते हैं हमारे पास में। अब हम बात करते हैं इसके अंदर थोड़ा सा देखें कि जो गरीब लोग हैं, जो पुअर पीपल हैं हमारे, तो वो उनके लिए जो इंटरलेटेड सब प्रोसेस है, वो डिक्लाइन कैपेबिलिटीज़ उनकी जो की गई है वो पेस है, वो 3 टाइप से हम उसको देख सकते हैं कि सोशल कैपेबिलिटीज़ है। सोशल कैपेबिलिटीज़ का मतलब है कि ये क्यों हुआ, ड्यू टू द डिस्प्लेसमेंट एंड वीक सोशल टाइज। जैसे जैसे सोशल कैपेबिलिटीज़ कम होगी, मोस्टली ये कम हुआ कि जो गरीब लोग हैं वो एक जगह से दूसरी जगह उनको जाना पड़ा जॉब करने के लिए, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के लिए, काम करने के लिए। तो जो सामाजिक बंधन है हमारे, एक दूसरे जो हम बंधे हुए हैं, वो दूर होने लग गए, रिश्ते नाते टूटने लग गए। तो ये सोशल डिसेबिलिटीज़, सोशल कैपेबिलिटीज़ जो है वो ख़त्म होने लगी है। एनवायरनमेंट कैपेबिलिटीज़ जो थी, ये पोल्यूशन की वजह से कमी आती गई, पोल्यूशन बढ़ता गया, तो एनवायरनमेंट कैपेबिलिटीज़ जो हमारी है वो ख़त्म हो रही है, वो हमें अच्छा एनवायरनमेंट नहीं मिल रहा है। उसके अलावा पर्सनल कैपेबिलिटीज़ की अगर हम बात करें तो वो भी, जो एनवायरनमेंट सही नहीं मिला, मेंटली हम जब हमारे पास सोशल कैपेबिलिटीज़ नहीं है तो मेंटली हम पीसफुल नहीं है, तो क्या होगा कि हमारे जो शरीर है, हमारा जो बॉडी है, वो उसके अंदर इम्बैलेंस होना स्टार्ट हो जाएगा, डिजीज़ आ जाएंगी, एक्सीडेंट्स हो जाएंगे, डिजीज़ कंट्रोल नहीं होगी, हेल्थ फैसिलिटी हमारे को नहीं मिली हुई है। तो ये पर्सनल कैपेबिलिटीज़ को हमारे अफेक्ट करेगा।
तो तीनों आपस में एक तरह से जुड़े हुए हैं और ये 3 एस्पेक्ट्स हमें देखने को मिलते हैं कि अगर डेवलपमेंट सही तरीके से नहीं मिलता तो ये हमें अफेक्ट करेंगे। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं सब चीज़ें मिलती हैं कि जो डेवलपमेंट है वो सोशल इनजस्टिस के इशू को या रीजनल इम्बेलेंस के इशू को या एनवायरनमेंट डिग्रेडेशन के इशू के साथ एक साथ उनको नहीं जोड़ पाया है, इनको वो टैकल नहीं कर पा रहा है डेवलपमेंट अभी तक हमारे पास। और इट इज़ बीइंग वाइडली कंसिडर्ड एज ए प्राइम कॉज ऑफ द सोशल डिस्टर्बिंग इनजस्टिस, डिटोरिएशन इन द क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड ह्यूमन डेवलपमेंट, इकोलॉजिकल क्राइसिस एंड सोशल अनरेस्ट। इसके अलावा अगर आप देखें तो ये हमें जितनी भी सोशल इनजस्टिस वगैरह है या जो लाइफ की जो उसके अंदर क्वालिटी होनी चाहिए उसके अंदर जो है वो उस डेवलपमेंट कहीं पे भी नहीं जोड़ पाया है उसको। इकोलॉजी क्राइसिस वहाँ पे हो रहे हैं, सोशल अनरेस्ट वहाँ पे हो रहा है, सोशल डिस्टर्बेंस वहाँ पे हो रहा है, इनजस्टिस यहाँ पे हो रहा है। तो डेवलपमेंट होने के बावजूद ऐसी कंडीशन क्यों हो रही है? तो एक प्रश्न मन में आता है कि डज डेवलपमेंट क्रिएट, reinforce and perpetuate these crises? क्या डेवलपमेंट जो है वो इन सारे क्राइसिस को पैदा कर रहा है, वो उन चीज़ों को लेके आ रहा है? क्या डेवलपमेंट्स की वजह से ये चीज़ें हो रही है? तो ऐसा नहीं है। जो वेस्टर्न हम एक्चुअल में जो वेस्टर्न व्यू ऑफ डेवलपमेंट को जो देख के चल रहे हैं ये उसको वजह से, और वेस्टर्न लोगों ने हमें क्या दिखाया कि जो डेवलपमेंट है, ह्यूमन डेवलपमेंट की जो भाषा दी, परिभाषा दी उन्होंने या डेफिनेशन जो हम कह सकते हैं, उन्होंने ये कह दिया कि जितनी भी हमारी डिस्पैरिटीज़ हैं, चाहे रीजनल हैं, चाहे सोशल हैं, चाहे कुछ भी हैं, चाहे एनवायरमेंटल क्राइसिस हैं, ये वो डिस्पैरिटीज़ हैं, वो सारी की सारी ह्यूमन डेवलपमेंट करने से ख़त्म हो जाएगी। लेकिन ऐसा है नहीं, ऐसा होता नहीं है। चलिए थोड़ा सा आगे देखते हैं। जैसा कि हमने फर्स्ट बुक के अंदर पढ़ा था कि हमारा डेवलपमेंट के साथ साथ में एक UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम जो चलता है यूनाइटेड नेशंस का, उन्होंने 1990 के अंदर इसको एक रिपोर्ट पब्लिश करना स्टार्ट किया था जिसे HDI इंडेक्स कहा जाता है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कहा जाता है। और ये रिपोर्ट हर साल दी जाती है और उस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अगर हम बात करते हैं, उन्होंने एक जो इंडिकेटर बनाए थे उस रिपोर्ट की हम बात करें तो वो भी काफ़ी नीचे हैं। इंडिया उसके अंदर काफ़ी नीचे से जाता है। उस रिपोर्ट के अंदर भी लोगों ने उसमें कहा था कि डेवलपमेंट मस्ट बी वोवन अराउंड द पीपल, नॉट द पीपल अराउंड द डेवलपमेंट। दैट मीन्स कि जो डेवलपमेंट है वो लोगों के ऊपर सेंट्रलाइज होना चाहिए, लोगों को देख के बनाना चाहिए, न कि डेवलपमेंट को देख के लोगों के लिए कोई काम किया जाए। डेवलपमेंट लोगों के लिए होना चाहिए, लोग डेवलपमेंट के लिए नहीं होना चाहिए। इस तरह से ये इसको देखना चाहिए। तो ये कॉन्सेप्ट वहाँ पे उसमें आया था। अब ह्यूमन डेवलपमेंट इन इंडिया के अंदर हम देखते हैं कि कितना डेवलपमेंट यहाँ पे हो रखा है। लगभग 1.2 बिलियन पॉपुलेशन है हमारी, लेकिन 188 कंट्रीज़ के अंदर हम 131 नंबर के ऊपर हैं ह्यूमन इंडेक्स के अंदर। 2016 की ये SDI इंडेक्स है हमारा, और 0.624 जो है वो हमें SDI वैल्यू मिली है। अब अगर इसको देखते हैं 2016 के रैंक को, तो देखो श्रीलंका हमसे बहुत ऊपर है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के अंदर, 0.7666 मार्क्स उसने लिए हुए हैं, 73 रैंक के ऊपर है 188 कंट्रीज़ के अंदर, जबकि इंडिया 131 कंट्रीज़ के ऊपर है। तो ये छोटी छोटी इंडोनेशिया, इजिप्ट, ब्राज़ील, मलेशिया जैसी छोटी कंट्री और जर्मनी, नॉर्वे तो नंबर 1 पे है ही है। तो ये सब कंट्रीज़ हमसे छोटी कंट्री होने के बावजूद भी काफ़ी ऊपर है डेवलपमेंट के ऊपर। अब जो ये सोर्स जो है हमारा जितना कम है, जो पॉइंट है SDI के अंदर, वो एक सीरियस कंसर्न है, उसको हमें देखना पड़ेगा उसको कैसे बढ़ाया जाए। अब इसको बढ़ाने के जो आपको याद होगा कि हमने कुछ कंसर्न पढ़े थे जो यूज़ किए थे, जो UNDP यूज़ करता है इंडिकेटर, वो हमने पढ़े थे। 2-3 तरह के मेन की फीचर्स हैं इसके, और वो उन्हीं की फीचर्स के ऊपर अगर वर्क किया जाए तो ये डेवलपमेंट रिपोर्ट के अंदर हम ऊपर आ सकते हैं, है ना। अब लेकिन हमारी कंट्री जो है वो कई इन चीज़ों से दूर है, क्योंकि जब
हमारी कंट्री इंडिपेंडेंट हुई थी तो हमारे पास और बहुत सी चीज़ें थी। कॉलोनाइज पीरियड यहाँ पे था, कॉलोनाइजेशन यहाँ पे हुआ था, इम्पीरियलिज्म यहाँ पे चला था, न्यू इम्पीरियलिज्म आया था, सोशल कल्चरल फैक्टर्स यहाँ पे हुए थे। तो खूब सारे ह्यूमन राइट के वॉलेशन भी होते हैं, सोशल डिस्क्रिमिनेशन भी यहाँ पे था, रीजन, रेस, जेंडर, इन सब के डिस्क्रिमिनेशन हमारे प्रॉब्लम्स हमारे पास थी। भाषा की, जाति की, धर्म की हमारे यहाँ प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है। क्राइम, टेररिज्म से भी हमको लड़ना पड़ा, हमने 3 वॉर भी देखी, पॉलिटिकल फैक्टर्स भी, ये सब चीज़ें हैं। तो इन सब को देखते हुए हमें ये देखना पड़ेगा कि क्या हम कितना डेवलपमेंट कर सकते हैं और कितना किया है, तो उससे ज़्यादा कितना कर सकते थे। तो यूएनडीपी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग हम जब बात करते हैं तो इंडिया की स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी को जो है उनको जो जिस तरह से वो रिपोर्ट तैयार करते हैं, तो इंडियन गवर्नमेंट ने भी उसी तरीके से क्या किया कि प्लानिंग कमीशन को ये काम दिया कि आप भी इसकी इंडिया की रिपोर्ट तैयार कीजिए। तो जो यूएनडीपी इंडिकेटर यूज़ करती है उसी तरह प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया भी एक ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट प्रिपेयर करता है इंडिया के लिए, जिसमें अपनी यूनियन टेरिटरी और स्टेट का एनालाइज किया जा सकता है। अब इस रिपोर्ट को तैयार करने के लिए उन्होंने स्टेट को कहा, स्टेट ने इसी तरह से अपनी प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया जो अब नीति कमीशन आयोग में चेंज हो गया है, उसको उन्होंने इंडिकेटर यूज़ करने के लिए कहा, और उन इंडिकेटर्स को स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन टेरिटरी की गवर्नमेंट जो थी उन्होंने अपने डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर लागू करने के लिए आगे भेज दिया। ठीक है, तो इस तरह से वो इंडिकेटर्स वो यूज़ किए जा रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग काम किया जा रहा है। अब ये इंडिकेटर्स क्या थे, वो इंडिया में उसके ऊपर क्या है वो थोड़ा सा हम इसको देखते हैं। फर्स्ट इंडिकेटर हमारे पास है इंडिकेटर ऑफ द इकोनॉमिक अटेनमेंट्स, यानी आपको ध्यान होगा कि पर कैपिटा इनकम हम लोग यूज़ करते थे। पर कैपिटा इनकम कैसे निकलती है, टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशन, और टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशन उसके साथ जितनी पॉपुलेशन की कमाई है प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी सेक्टर्स के अंदर जहाँ जितनी कमाई है उसको हम डिवाइड कर देते हैं, तो हमें पर कैपिटा इनकम मिल जाती है। तो पर कैपिटा इनकम जो है वो एक मेजरमेंट लिया था कि कितना रिसोर्सेज आप यूज़ कर सकते हो। ये हम फर्स्ट बुक में भी पढ़ चुके हैं, उस रिसोर्सेज के अकॉर्डिंग हम इसको यूज़ करते हैं। तो जैसा जैसा पर कैपिटा इनकम कंजम्पशन हम देख रहे हैं इंडिया के अंदर धीरे धीरे ये बढ़ता जा रहा है। दैट मीन्स कि इंडिया की जो पॉवर्टी लाइन है, जो गरीबी रेखा है, वो धीरे धीरे कम होती जा रही है, डिक्लाइन होती जा रही है। और ये परसेंटेज अगर हम बात करें 2011-12 की, 2011-12 की अगर हम बात करते हैं तो 25.7% रूरल एरिया के अंदर लोग जो है पॉवर्टी लाइन के अंदर है, 13.7% अर्बन एरिया के अंदर है, और 21.9% जो है वो ओवरऑल कंट्री की अगर हम बात करते हैं तो 21.9 एंड 22% जो है लोग अभी भी गरीबी रेखा से नीचे है, पॉवर्टी लाइन से नीचे है। उसके अंदर स्टेट्स की बात करते हैं तो स्टेट्स जो है छत्तीसगढ़, झारखंड, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, आसाम, बिहार, ये सब जो है एमपी, मणिपुर, उड़ीसा वगैरह, ये सब जो है 30% से ज़्यादा पॉपुलेशन उनकी पॉवर्टी लाइन से नीचे है। गुजरात, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र, मेघालय, नागालैंड, राजस्थान, तमिलनाडु, इनकी बात करते हैं तो लगभग 10 to 20% पॉपुलेशन इनकी पॉवर्टी लाइन से नीचे है। और आंध्र प्रदेश, दिल्ली, गोवा, हिमाचल, केरला, पंजाब, सिक्किम, पुडुचेरी, अंडमान निकोबार वगैरह, इनकी बात करते हैं तो इनकी पॉपुलेशन 10% जो है पॉवर्टी लाइन से बिलो है। तो इस तरह से 3 कैटेगरी में इसको डिवाइड किया हमने, बिलो दैन 10%, बिटवीन 10 to 20% एंड मोर देन 30%। तो उनको हमने इसको डिवाइड किया है। जीडीपी देखते हैं कंट्री की, तो वो कंट्री की लाइफ को रिफ्लेक्ट करता है, कंट्री कितनी बड़ी है, उसकी इकोनॉमी कितनी बड़ी है, उस इकोनॉमी के अकॉर्डिंग क्या काम करते हैं, और उसके अंदर हाउसिंग फैसिलिटी कितनी मिली हुई है, ट्रांसपोर्ट, एयर क्वालिटी, ड्रिंकिंग वाटर कितने लोगों तक पहुंचता है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या है लोगों की, ये सारी चीज़ें हमें क्या होता है उसमें मिलती है। अब एक टेबल दिया हुआ है, पॉवर्टी इंडेक्स दिया हुआ है हमारे यहाँ पे, इसमें 2 ध्यान जरूर रखना आप कि छत्तीसगढ़ जो है, छत्तीसगढ़ हमारे पास जो है वो सबसे ज़्यादा गरीब एक तरह से कह सकते हैं स्टेट है, जिसमें 39.93 दैट इट मीन्स अप्रॉक्सीमेट 40% वहाँ की पॉपुलेशन जो है वो बिलो पॉवर्टी लाइन है, और गोवा के अंदर ओनली 5% है जो सबसे कम है, बिलो पॉवर्टी लाइन के अंदर 5% है। ये स्टेट्स के अंदर आपको नजर आएगा। तो ये हाईएस्ट एंड लोएस्ट ये दोनों जरूर याद रखना है, क्योंकि ये कई बार मैप में भी पूछा जाता है और 1 मार्क के क्वेश्चंस के अंदर भी आपको मिल जाएगा। चलिए बाकी हम नेक्स्ट टॉपिक जो है उसके अंदर नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर करते हैं। थैंक यू।